हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो चुका है और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आज हम नीट के डिस्कस करेंगे, कुछ जेई मेंस के करेंगे और कुछ जेई एडवांस के डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक नीट का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A, B, C एंड D एज फॉलोज। मतलब एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है P जिसका हम लोगों को फार्मूला दिया है A³ B स्क्वायर अपॉन C अंडर रूट D। मतलब एक कोई फिजिकल क्वांटिटी P है जो 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, A, B, C और D पे। और A में जो परसेंटेज एरर है वो है हमारा 1%, बी में जो परसेंटेज एरर है वो है 3%, सी में है 2% और डी में है 4%। तो हमसे ओवरऑल पूछा गया है कि ये जो क्वांटिटी पी है इसमें कितना परसेंटेज एरर होगा। तो इसके लिए थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए रूल क्या होता है कि रिलेटिव एरर का रूल ये होता है कि अगर A इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाई C, अगर ऐसा कोई हमें दिया है कि एक क्वांटिटी है जो B और C पर प्रोडक्ट टाइप में डिपेंडेंस मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, तो इसमें जो रिलेटिव एरर होता है और इसमें जो रिलेटिव एरर होता है उन दोनों को अगर ऐड कर दें तो A में जो रिलेटिव एरर होता है वो आ जाता है। मतलब डेल्टा A अपॉन A, मतलब रिलेटिव एरर इन A इज इक्वल टू द डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C। रिलेटिव एरर इन A इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन B प्लस रिलेटिव एरर इन C। और यही रूल इस चीज के लिए भी, अगर डिवीजन के लिए अगर A इज इक्वल टू द B अपॉन C है तो भी यही रूल लगेगा, डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू द डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C। रिलेटिव एरर जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ऐड होता है। अब यहां पर हम एक काम और करते हैं, हम एक काम करते हैं जिसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे A इज इक्वल टू B क्रॉस C है, तो ये तो हमने देख लिया कि डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C। अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100। इधर क्या बनेगा, डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई 100। और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, ये डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई 100 ये क्या बनेगा, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन A इज इक्वल टू द, ये डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई 100 में 100 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये क्या बनेगा परसेंटेज एरर इन P प्लस परसेंटेज एरर डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाइड बाई 100, ये क्या बनेगा परसेंटेज एरर इन C। तो ये क्या होगा परसेंटेज एरर इन C। तो अगर हम इसे परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखें तो परसेंटेज एरर इन A इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C। अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन टाइप का रिलेशन है या डिवीजन टाइप का रिलेशन है तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो परसेंटेज एरर होगा वो जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनके परसेंटेज एरर का सम होगा। तो इसी रूल को लेकर के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक इसमें एक और देख लेते हैं कि अगर जैसे हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू द x³, हमसे पूछ रहा परसेंटेज एरर इन y और x में कुछ परसेंटेज एरर हमको दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं इसमें परसेंटेज एरर होगा क्या, डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x बाई x³ को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू द x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x लिख सकते हैं सिंपली। तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा x अपॉन x। यही तो रिलेटिव एरर का रूल है कि फाइनल क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर होगा वो जितनी भी इंडिविजुअल क्वांटिटीज हैं उनका रिलेटिव एरर का सम होगा। तो ठीक है, वही रूल लगा दिए।
अब डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू द, ये तीनों क्वांटिटी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 डेल्टा एक्स अपान एक्स। ठीक है, अब अगर हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, हाँ दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई अपान वाई मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू द 3 डेल्टा एक्स अपान एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए ये क्या है, ये परसेंटेज इधर इन एक्स है और ये परसेंटेज इधर इन वाई है। तो अगर ऐसा रिलेशन है जिसमें पावर है तो परसेंटेज इधर इन वाई इज इक्वल टू द, जितना पावर है मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज इधर इन एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का रिलेशन है। तो परसेंटेज इधर जो y में होगा वो 3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज इधर इन x होगा। ठीक है, तो इन दो कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को इधर साइड में लिख लेते हैं, p इज इक्वल टू द a क्यूब b स्क्वायर अपान c अंडर रूट d, ये हमारा क्वेश्चन है। और परसेंटेज इधर हमें a में दिया हुआ है 1%, b में दिया हुआ है 3%, c में है 2% और d में है 4%। ठीक, चलते हैं। तो परसेंटेज इधर इन p इज इक्वल टू द, तो सबसे पहले देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन टाइप है और ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन टाइप है और आपस में डिवीजन टाइप है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं a क्यूब में परसेंटेज इधर निकाल लेते हैं, फिर b स्क्वायर में निकाल लें और c में निकाल लें और रूट d में निकाल लें। तो a क्यूब में कितना होगा, हमने बताया था कि अगर a में परसेंटेज इधर कुछ 1% है तो a क्यूब टाइप का अगर रिलेशन दिया है तो हम क्या 3 को सामने ले आएंगे और परसेंटेज इधर इन a लिख देंगे। a में अगर परसेंटेज इधर 1% है तो हम a क्यूब में कैसे 3 को बाहर ले आओ परसेंटेज इधर इन a, तो मतलब a क्यूब में परसेंटेज इधर कितना हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 1%, परसेंटेज इधर इन a कितना है 1%, मतलब a क्यूब में कितना परसेंटेज इधर है 3%। अब हमें b स्क्वायर कैसे निकालना है, b स्क्वायर का 2 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज इधर इन b कितना है 3%, तो ये कितना हो गया 6%। c में कोई पावर है नहीं तो c का सीधा ही लिख देंगे, c इज इक्वल टू द कितना है 2%। और d में पावर है, d रूट लिखा है तो रूट d को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट d को हम लिख सकते हैं ना d की पावर 1/2, तो d में पावर है तो अंडर रूट d का क्या होगा, ये जो पावर है बाहर आ जाएगी 1/2 बाहर आ जाएगा और इधर इन d कितना है 4%, तो ये कितना निकल के आया 4/2 मतलब 2%। अब हमको a क्यूब में कितना इधर है, b स्क्वायर में कितना इधर है, c और रूट d में कितना इधर है ये पता चल गया। और ये क्या पता चला है, a क्यूब में 3%, इधर लिख लेते हैं साइड में, a क्यूब में 3%, b स्क्वायर में 6%, c में 2% ये यहां से ले लेंगे और रूट d में 2%, रूट d में 2%। चलिए चलते हैं। ये दोनों देखो मल्टीप्लिकेशन टाइप है तो इधर दोनों में ऐड हो जाएगा और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लिकेशन टाइप, तो इन दोनों का भी इधर ऐड हो जाएगा। तो पहले इन दोनों का इधर ऐड करेंगे फिर इन दोनों का इधर ऐड करेंगे और ये आपस में डिवीजन टाइप है, तो फाइनल इधर जो आएगा या इसमें जो फाइनल इधर आएगा वो दोनों भी ऐड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो a क्यूब में कितना इधर हमने निकाला 3% प्लस b स्क्वायर में कितना निकाला हमने 6%, तो ऊपर का इधर तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन टाइप का ऐड हो जाएगा, तो ऊपर कुल इधर कितना आया 9%, मतलब a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर में जो इधर है वो 9% है। अब c रूट d में कितना इधर है, तो c में 2% और रूट d में भी 2%, मतलब नीचे कितना इधर है 4%। और हम जानते हैं डिवीजन टाइप में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो इधर है परसेंटेज इधर वो ऐड हो जाता है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली परसेंटेज इधर इन p इज इक्वल टू द 9 + 4 13%। अप्रोच एक बार फिर से समझ लीजिए क्योंकि इसमें बच्चे अप्रोच ही नहीं समझ पाते हैं। अगर a क्यूब है
तो ए क्यूब में परसेंटेज एरर क्या होगा, ए में परसेंटेज एरर आपको दिया है 1%, तो ए क्यूब में होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1%। इस पावर से ए में जितना परसेंटेज एरर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए क्यूब में निकल आया, ये हमारा निकल गया 3%। ऐसे ही बी स्क्वायर के निकालेंगे, सी के निकालेंगे और रूट डी का निकालेंगे, तो इन सब का परसेंटेज एरर आ गया। अब हमने ए क्यूब का परसेंटेज एरर निकाल लिया और बी स्क्वायर का भी निकाल लिया, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में परसेंटेज एरर ऐड हो जाता, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा 3% प्लस 6%, तो ऊपर टोटली ऊपर कितना एरर आया 9%, नीचे कितना है, नीचे दोनों का जोड़ देंगे, सी का और रूट डी का। सी का कितना एरर है 2% और रूट डी का भी 2%, तो नीचे 4% एरर हो गया। अब ऊपर जो एरर है नीचे जो एरर है, डिवीजन में एरर्स ऐड हो जाते हैं, परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 13%। तो जो हमारा फाइनल एरर आएगा पी में, पी जो क्वांटिटी है जो इन 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो इसमें जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा 13%। ये आपका नीट में पूछा गया क्वेश्चन है इसी साल 2025 में। एक और नीट का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट, ये भी 2023 का है। ये इसमें हमसे कहा गया कि एक मेटल वायर है, एक कोई मेटल वायर है, ए मेटल वायर है मास हमको दिया है, उसके साथ एरर दिया है, मास 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। तो इसका मास हमको दिया है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। ये हमें इस वायर का मास दिया है। रेडियस इसकी उस रेडियस से सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका रेडियस भी दिया है, रेडियस दिया है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm और लेंथ दी है। मास दिया है, रेडियस दिया और लेंथ, इस वायर की लेंथ दी है। लेंथ कितना दिया है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। पूछ रहे हैं कि अगर हम इन सारी चीजों को यूज करके डेंसिटी निकालें तो उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, तो हमें यह बताना है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। हम तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर है ये फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो सिंपल अप्रोच है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर हमें डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना है, तो अगर हमें मास में परसेंटेज एरर पता हो और वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पता हो तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे, डिवीजन में परसेंटेज एरर ऐड होते हैं। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि मास में कितना परसेंटेज एरर है और वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है। अगर ये दो हमने पता कर लिया तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले ये पता करते हैं। मास हमको दिया हुआ है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। तो हमने आपको बताया था ये जो होता है ये एरर होता है और ये जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो होती है, ये एरर होता है। तो हमको परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या, पहले रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिलेटिव एरर क्या है, ऊपर एरर क्या है 0.002 अपॉन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होगा परसेंटेज एरर इन मास। हमने एरर लिया, बेस क्वांटिटी लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये परसेंटेज एरर होगा। तो करके देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 0.2 बचेगा, नीचे 0.4 बचेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/4, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2%। तो क्या निकल के 1/2%। तो मतलब परसेंटेज एरर जो एम में है वो है 1/2%। इधर हमने साइड में लिख लिया। अब हमको परसेंटेज एरर चाहिए रेडियस में, तो रेडियस में कितना परसेंटेज एरर है 0.001 अपॉन 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बचेगा, अपॉन नीचे 0.3, तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। तो परसेंटेज एरर कितना है 1/3। तो रेडियस में परसेंटेज एरर कितना है, परसेंटेज एरर रेडियस में कितना है
1/3%। अब हम लेंथ में देख ले परसेंटेज एरर कितना है। लेंथ में कितना है 0.02/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इधर mm में लिखा है, इधर सेंटीमीटर में लिखा, तो अगर आप सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तब भी परसेंटेज एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही आएगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं, इस सेंटीमीटर को आप mm में कन्वर्ट कीजिए और फिर लेंथ में परसेंटेज एरर निकालिए, उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हुआ 2/5, 100 मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट इधर आ जाएगा 2/5, तो परसेंटेज एरर कितना आया 2/5%। परसेंटेज एरर जो लेंथ में है वो है 2/5%। अब हम चलते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो सीधा है और वॉल्यूम लेकिन हमको निकालना पड़ेगा रेडियस और लेंथ की मदद से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग जानते हैं कितना होता है πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है πr²h। तो मास में कितना परसेंटेज एरर है 1/2%। पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस में कितना एरर है 1/3%, तो पावर 2 है तो पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3%। ये इतना पूरा इधर आएगा r² में। h में कितना है जो कि लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है वही हम h ले रहे हैं, लेंथ 2/5%। मल्टीप्लिकेशन है, इधर से ऐड हो जाएंगे तो ठीक है। ऊपर कितना इधर आया 1/2%, नीचे कितना इधर आया 2/3% प्लस 2/5%। अब ये नीचे इधर है, ऊपर इधर है, डिवीजन में भी इधर से ऐड हो जाते हैं, तो जो डेंसिटी में इधर होगा वो ये नीचे इतना इधर है, ये इतना इधर, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो डेंसिटी में जो इधर आएगा वो आएगा 1/2% प्लस 2/3% प्लस 2/5%। अब इनको ऐड करना है तो हम सीधा ऐड कर लेते हैं, ये 30 हो जाएगा। 2 से 15, 15 1 जा 15 प्लस 3 से 10, 10 2 जा 20 प्लस 5 से 6, 6 2 जा 12, 20, 30, 35, 45, 47/30। तो 47/30 ये आया परसेंटेज इधर। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1.6% आएगा और यही आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया है कि इफ B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देन द डायमेंशंस ऑफ B अपॉन म्यू नॉट इज। मतलब B अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन पूछा गया और हमको बताया गया कि जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड और परमिएबिलिटी के बारे में ना पढ़ा होगा, इसके बारे में 12th में पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक हमें चाहिए उतना हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम B अपॉन म्यू नॉट का निकालते हैं। इन ऑप्शंस को इधर लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है दूसरा, तीसरा, और चौथा। तो बी जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। इससे रिलेटेड अभी इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें इसका कोई फार्मूला चाहिए, तो इससे रिलेटेड एक जो बहुत अच्छा फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू द क्यू वी बी साइन थीटा। इस फार्मूले के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बी है और कोई चार्ज पार्टिकल जिसमें चार्ज क्यू है वो इंटर करता है वी वेलोसिटी से और थीटा एंगल से, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो एफ लगता है। तो ये रिलेशन है। तो यहां से हम बी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। बी को अगर एक साइड हम कर ले
तो देखिए बाकी चीजें इसके नीचे ले आओ, एफ अपान क्यू वी साइन थीटा। अब सिंपली हम बी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या फार्मूला होता है डायमेंशनल, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का आई टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता क्योंकि साइन थीटा एक कांस्टेंट होता है। आप साइन में थीटा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, सपोज दैट हमने 30 डिग्री रख दी तो क्या आएगा 1/2, सपोज दैट हमने 90 डिग्री रख दिया क्या आएगा 1, मतलब थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट निकल के आएगा, इसलिए साइन थीटा अपने आप में कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो बेसिक डायमेंशंस ये निकल कर गए हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें, आई ये टी और ये टी कट जाएगा, एल बचेगा, इस एल से हम चाहें तो इस एल को भी काट सकते हैं और ये ऊपर जाएगा तो एम टी माइनस टू और आई माइनस वन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया। इसको हम नोट कर लेते हैं, ये डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है, ये हमें आगे काम लगेगा इसका। अब म्यू नॉट, तो म्यू नॉट जो होता है इसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इससे रिलेटेड भी एक फार्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R। ये फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो वायर्स हैं और हमने तो यहाँ पर लिमिटेड लेंथ ली है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ है इनकी, और ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, टेढ़े मेढ़े नहीं है, एक दूसरे के एकदम पैरेलल हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। एक में करंट I फ्लो हो रहा है I1, दूसरे में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगी वो ऐसे आएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 मल्टीप्लाइड बाय I2 अपॉन R, ये जो भी अच्छी डिस्टेंस है। तो इस फार्मूले से हम म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए, तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए म्यू नॉट को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब चीजों को एक तरफ करते हैं, तो म्यू नॉट को इधर कर लेते हैं। अब बाकी फोर्स अपॉन लेंथ, इसको 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन I1 मल्टीप्लाइड बाई I2। देखिए F अपॉन L है, 4 पाई को इधर मल्टीप्लाई किया R को, तो F 4 पाई R, और ये I1 I2 नीचे आ गए, तो म्यू नॉट का ये फार्मूला निकला है। अब सब जगह हम डायमेंशनल फार्मूला रख देते हैं। म्यू नॉट का हमें निकालना, फोर्स का क्या होता है MLT माइनस 2, 4 पाई एक प्योर कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। R का लेंथ, R क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लेंथ में नापेंगे और यहाँ पे भी लेंथ है। I1 मल्टीप्लाइड बाय I2 मतलब एक करंट है, तो इनको I स्क्वायर लिख लेते हैं, इस लेंथ से ये लेंथ कट जाएगी और हमको मिलेगा क्या MLT माइनस 2 I माइनस 2। देखो MLT माइनस 2 और ये I जाकर के I माइनस 2, तो हमको म्यू नॉट का भी फार्मूला मिल चुका है। और हमसे पूछा क्या था B अपॉन म्यू नॉट, यही तो हमें निकालना था, तो सिंपली पुट कर दो। B का क्या है MT माइनस 2 I माइनस 1, और म्यू नॉट का हमने क्या निकाला MLT माइनस 2 I माइनस 2। तो देखिए इसमें कुछ चीजें तो सीधा कट रही है, M से M कट जाएगा, T माइनस 2 सो T माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा I की पावर माइनस 1 और नीचे क्या बचेगा L बच गया, और I की पावर माइनस 2 बच गया।
अब इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस वन, आई की पावर माइनस वन है और आई की पावर माइनस टू, तो माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, तो कितना बचेगा आई की पावर वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल माइनस वन और आई की पावर वन लिखने की जरूरत नहीं, उसको आई लिख देंगे। तो इसमें से देखिए कौन सा मैच होगा। अच्छा, इसमें इन्होंने करंट के लिए जो सिंबल लिया है वो ए लिया है, हमने जो है आई ले लिया है। तो देखिए हमारा ए के टर्म्स में क्या आएगा, एल इनवर्स ए है वही, बस यहाँ पे सिंबल हमने आई लिया, इन्होंने ए लिया है, एल इनवर्स ए। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, एल इनवर्स ए, ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जेई मेंस का है और ये भी 2025 में ही पूछा गया है, इसी साल। ये क्वेश्चन में कहा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, आप लोग इसके बारे में क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो इसका जो है करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड चार्ज। यहाँ पर इन्होंने चार्ज को एक बेसिक क्वांटिटी मान करके चल रहे हैं, तो हमें जो फार्मूला निकालना है वो मास, लेंथ, टाइम और चार्ज के टर्म्स में निकालना है। ये चार इधर ऑप्शंस दिए हैं, तो इनसे हमें मैच करना होगा आखिरी में निकालने के बाद। तो चलिए निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला, कैपेसिटेंस को जनरली हम लोग फैराड उसकी यूनिट होती है, तो यहाँ पर हम लोग उसको एफ से डिनोट करेंगे, क्योंकि सी से अगर वैसे उसको सी से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर सी से डिनोट करेंगे तो सी से ही हमने चार्ज को भी डिनोट किया है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम कैपेसिटेंस को एफ से डिनोट करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये फार्मूला होता है। तो चार्ज का क्या होगा फार्मूला, सीधा सीधा हम चार्ज के लिए, चार्ज को वैसे आईटी होता है डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन यहाँ हम चार्ज को सी ही लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर चार्ज को एक बेसिक क्वांटिटी लेकर के चल रहे हैं। अब बचा पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं, वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू द वी आई टी। एनर्जी निकालना है तो क्या, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो चलिए निकालते हैं इसका। अगर हमें वोल्टेज का चाहिए तो V इज इक्वल टू द E अपॉन आई टी, नीचे आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय T। अब सबके डायमेंशनल फार्मूला रख दो। V का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, E का क्या होता है, एनर्जी का होता है mL2T माइनस 2, ये एनर्जी का होता है। I का तो I ही रहेगा और टाइम का T। अब अगर इसको हम देखें तो ये क्या होगा, mL2, देखिए T माइनस 2 है, ये T ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, तो T माइनस 3 हो जाएगा, और ये I ऊपर जा करके I माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको यहां लिखते हैं वोल्टेज की जगह mL2 T माइनस 3 I माइनस 1, ये फार्मूला है। लेकिन इसमें हमें एक चीज देखना है कि हमें आई का कहीं यूज नहीं करना है। उन्होंने कहा है ना कि हमें बेसिक क्वांटिटी क्या लिखना है, लेना है मास, टाइम, मास, लेंथ, टाइम और चार्ज। आई को हमें करंट को बेसिक क्वांटिटी नहीं लेना है, तो हमें आई को किसी तरीके से चार्ज में कन्वर्ट करना होगा। तो हम जानते हैं यहां से हम इसको फैराड को क्या लिख सकते हैं, इसको C अपॉन mL2। T माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, T माइनस 2 और T माइनस 1, हमने तोड़ दिया उसको, और I माइनस 1। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T और I को एक ब्रैकेट में लेकर के और यहाँ पूरे में माइनस 1 लगा दिया, ठीक है, दोनों में माइनस 1 है तो एक ब्रैकेट में लेके माइनस 1 लगा सकते हैं। T और I ये क्या होता है, चार्ज का ही तो फार्मूला होता है TI, तो इसको हम चार्ज मान सकते हैं। ऊपर चार्ज अपॉन mL2 T माइनस 2, इसको हम चार्ज मान लेंगे C और माइनस 1, हमने T और I को पूरा चार्ज मान लिया माइनस 1। अब बस हमें चार्ज सॉल्व करना है, निकल आया। देखिए
m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस 1, L2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L माइनस 2, T माइनस 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा T प्लस 2, और C माइनस 1 है ऊपर जाके C प्लस 1, और C प्लस का 1 ऑलरेडी एक है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 C2, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम मैच करते हैं, कौन सा मैच हो रहा है, C2 और C2, ये दो में C2 है, m माइनस 2, इसमें m माइनस 1 है तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें C है, ये भी नहीं हो सकता C, हमें C2 चाहिए, इसमें C2 है, इसमें C2, लेकिन इसमें m माइनस 2, अब इसको हम लोग मिलाते हैं, C2 m माइनस 1, C2 m माइनस 1, L माइनस 2 और T2, L माइनस 2 और T2, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2025 का ही है। इसमें हमको दिया गया है y इज इक्वल टू द 32.3 मल्टीप्लाइड बाई 1125 अपॉन 27.4, मतलब ये दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हमसे पूछा गया कि करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में उस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, मतलब इस जो y की जो वैल्यू है उसको करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमें रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये y का ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप एग्जाम में भी रहेंगे तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का ऑप्शन देता है, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने लंबे कैलकुलेशंस आपको कॉपी पेन में करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज एग्जाम में टाइम कम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको कुछ निकल करके आएगा, y इज इक्वल टू द 1326.18 के आसपास आता है, ऐसा कुछ आता है। तो ये निकल करके आया। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हम जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ये होता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए जितने उस संख्या में सिग्निफिकेंट फिगर है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमने देखा 3 संख्याएं हैं, तो इनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 और इसमें भी 3, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3। तो मतलब जो हमारा रिजल्ट है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 ही होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये पॉइंट 18 है तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट 50 के ऊपर होता है तो हम इसको इधर 1 बढ़ाना पड़ता है, पॉइंट 18 है ड्रॉप कर देंगे, y इज इक्वल टू 1326 इतना हम लेंगे। लेकिन अभी भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब हमको 3 तक ही चाहिए, तो हमको इसको भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये 5 से बड़ी है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो मतलब इधर की एक संख्या हम बढ़ा देंगे, तो क्या लिख देंगे 13 और इधर 3 कर देंगे और इधर 0 कर देंगे। पर 1326 को हम राउंड अप करके 1330 तो लिख ही सकते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इस 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 0 सिग्निफिकेंट तब होता जब इसमें पूरे कहीं कहीं डेसिमल पॉइंट लगा होता। रूल यही है ना कि ट्रेलिंग जीरोस तब सिग्निफिकेंट होते हैं जब पूरे नंबर में कहीं पे भी डेसिमल लगा होता है। इसमें डेसिमल तो है नहीं, तो ट्रेलिंग जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और आंसर जो है हमारा पूरा 1330 आएगा। तो आंसर हमारा फोर्थ वाला करेक्ट होगा, y इज इक्वल टू 1330। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उसकी आगे चल करके काफी जरूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, फिर मिलते हैं।